Hello, my dear students. Welcome to my legal code e-learning again. I am आशु लवानिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे देश की जुडिशरी मतलब कि न्यायपालिका से रिलेटेड एक मेजर पॉइंट के बारे में, और वो मेजर पॉइंट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसी से रिलेटेड हम सारे स्टैटिक एंड डायनामिक पोर्शंस को आज कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ टिल द एंड फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट। जैसे कि हम आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस टॉपिक की जो आउटलाइंस हैं वी विल डिस्कस अबाउट। सबसे पहले कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जो प्रक्रिया होती है, क्या वह हमारे देश के संविधान मतलब कि भारत के संविधान में लिखित है। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, प्रोसीजर क्या होता है। और आपको पता होगा कि उच्चतम न्यायालय में एक तो चीफ जस्टिस होता है जिसे हम भारत का मुख्य न्यायाधीश भी बोलते हैं, उसके अलावा कुछ जज भी होते हैं। तो जब वहाँ के जजों की नियुक्ति की बात आती है और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात आती है, तो इनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या है, की डिफरेंसेस क्या हैं। ये टॉपिक आजकल सुर्खियों में क्यों है, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। एंड लास्ट में वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रीलिम्स एंड मेंस को लेकर के जो भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके प्रोबेबल क्वेश्चंस मतलब कि परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन से क्वेश्चंस उनसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक को लेकर के। तो इन्हीं बातों को बिल्कुल एलैबोरेट करके चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको सुनकर थोड़ी सी हैरानी भी हो सकती है कि हमारे देश के संविधान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। यहां पर मैं मेंशन करूंगा दो अनुच्छेदों को। देयर आर टू आर्टिकल्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 124 क्लॉज 1। देखिए इसमें क्या है, इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगी जिसमें कि एक चीफ जस्टिस होगा, सिर्फ इतना। यहां पर मैंने एक और आर्टिकल के बारे में बात की है जो है आर्टिकल 126 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126। हाँ, यहां पर आप कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में कहा गया है, लेकिन वो प्रॉपर है क्या वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर बात की गई है अपॉइंटमेंट ऑफ एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये एक्टिंग क्या होता है, देखिए किसी भी तरीके से भारत में जो मुख्य न्यायाधीश की जो परमानेंट सीट होती है वहां पर किसी भी तरीके से वैकेट हो जाती है, खाली हो जाती है, तो जब तक अगला मुख्य न्यायाधीश नहीं नियुक्त कर लिया जाता तब तक के लिए वहां पर एक एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति होती है जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होता है। उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल 126 है। लेकिन यहां पर भी जो परमानेंट मुख्य न्यायाधीश होता है उसके बारे में या उसकी नियुक्ति के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो इसे कंफ्यूज मत करना, जस्ट मेक इट क्लियर इन योर माइंड। अब ये बात तो हमने कर ली, लेकिन अब मुद्दा ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आफ्टर ऑल अपॉइंटमेंट होता कैसे है। सिंपल है, ट्रेडिशनल वे में मतलब कि परंपरागत तरीके से क्या होता है कि जो इस समय मुख्य न्यायाधीश हैं जो रिटायर होने वाले हैं, ठीक है, जब रिटायर होंगे तभी तो नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। तो जो रिटायर होने वाले हैं वो परंपरागत तरीके से अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करके जाते हैं। और वो किसे नियुक्त करके जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ जज होंगे, सबसे सीनियर जज होंगे, उनको अगले मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए नियुक्त करके जाते हैं। और ये कब करते हैं, ये सब होता है उनके रिटायरमेंट वाले दिन, ठीक है। यहां तक अपॉइंटमेंट आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और देखिए जब यहां पर सीनियोरिटी की बात आती है, इसको इंटरप्रीट करते हैं सीनियोरिटी कि किसे हम वरिष्ठ कहेंगे, तो सिंपल सी बात है, एज में सीनियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि जो एज में ज्यादा है वहां पर जज वही सीनियर होगा। सीनियर उसे माना जाएगा जिसका अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले हुआ था। अब यहां पर माइनर पॉइंट ये है, मान लीजिए दो जज हैं जिनका के अपॉइंटमेंट एक साथ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो उनमें से जिसने पहले शपथ ली है उसकी सीनियोरिटी को चेक किया जाएगा। अब एक पॉइंट आप ये भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए दोनों की शपथ एक साथ हुई है, तो देखिए ऐसे केस में जब ऐसा पेच आएगा बीच में, तो जिसने हाई कोर्ट में ज्यादा सर्विस दी है, ज्यादा का मतलब है फॉर मोर ईयर्स, जिसने सर्विस दी है उसको पहले वरीयता दी जाएगी, ठीक है। तो यहां तक ये पॉइंट भी बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के बारे में। देखिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एमओपी ये किसके बीच में होता है, यहां पर जब भी बात करेंगे गवर्नमेंट एंड जुडिशरी, न्यायपालिका और सरकार के बीच में होता है ये वाला मेमोरेंडम। अब यहां पर क्या होता है कि सबसे पहले ये पूरी प्रक्रिया, मुख्य न्यायाधीश की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं उसकी नियुक्ति की, तो सबसे पहले इस कार्य को आरंभ किया जाता है कानून मंत्रालय द्वारा। और कानून मंत्रालय के जो किंग हैं वो कौन होते हैं,
कानून मंत्री। तो कानून मंत्री इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहां पर मैं एक कंफ्यूजन आपका भी दूर कर देता हूं कि मैंने कहा मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। तो यहां पर जो कानून मंत्री हैं वह भारत सरकार की तरफ से हैं। तो गवर्नमेंट किसके रूप में इन्वॉल्व हुई? कानून मंत्री के रूप में। तो जैसा कि बताया, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं कानून मंत्री। अब आगे की प्रक्रिया क्या होती है? आगे की प्रक्रिया यह होती है कि जो इस समय इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कि इस समय पद पर भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वह अपने रिटायरमेंट से पहले पहले अगले नियुक्त होने वाले मुख्य न्यायाधीश का नाम सौंपेंगे, मतलब कि सिफारिश देंगे। और जब ये सिफारिश दे रहे होंगे तो हो सकता है कि उनको कोई कंफ्यूजन भी हो जाए। तो ऐसे कंफ्यूजन के टाइम पर उनके लिए एक वर्ड होता है, एक पैनल होता है जिसे हम कॉलेजियम बोलते हैं। ये कॉलेजियम किस लिए होता है कि जब भी भारत के मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर होने वाले हैं उनको कोई भी कंफ्यूजन होता है अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर के, तो उनके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भी एक पैनल बनाया जाता है। उस पैनल को बोलते हैं कॉलेजियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एवरीवन मस्ट नो अबाउट दिस वर्ड। तो कॉलेजियम क्या करता है? जब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर होने वाले हैं उनको कोई भी कंफ्यूजन होगा नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए नाम देते वक्त, तो यहीं पर बातचीत कर करके वो उसे सुलझाएंगे और बाद में इस नाम को किसको रिकमेंड करेंगे? ये करेंगे कानून मंत्री को। जब ये नाम कानून मंत्री के पास पहुंच जाएगा तो वह इस नाम को प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंड करेंगे एंड फाइनली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वुड रिकमेंड द नेम टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरीके से जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास वो नाम चला जाएगा वह घोषित कर देंगे कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। और अंततः हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का काम करेंगे भारत के राष्ट्रपति। और यहां पर आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति। अब यहां पर अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश ने अगले मुख्य न्यायाधीश के नाम को सिफारिश कर दी और भारत सरकार के पास वो पहुंच गई, तो भारत सरकार को किसी भी तरीके की पावर नहीं है कि वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कॉलेजियम को दोबारा सोचने पर मजबूर करें या अपनी तरफ से कोई भी नाम रिकमेंड करे गवर्नमेंट अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए। तो गवर्नमेंट को ऐसी पावर नहीं होती है, इस बात को याद रखिएगा। हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा जज भी तो होते हैं ना, उन जजों की नियुक्ति की जब बात आती है तो इस केस में एक बार गवर्नमेंट चाहे तो रिकंसिडरेशन के लिए वहां पे भेज सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कॉलेजियम, मतलब कि वही पैनल जो जस्टिस या जज की नियुक्ति के बारे में डिस्कस करता है, वो उन नामों को दोबारा ले देता है जिनके बारे में रिकंसिडरेशन करने के लिए भारत सरकार ने भेजा है, तो भारत सरकार उसमें फिर कोई भी किसी भी तरीके का फेरबदल नहीं कर सकती। तो यहां पर जजों के मामले में एक बार चल सकता है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के बारे में किसी भी तरीके का रिकंसिडरेशन नहीं चल सकता, मतलब कि पुनर्विचार नहीं चल सकता। और इसमें इस तरीके से भारत सरकार को इस मामले से बिल्कुल अलग रखा गया है, क्योंकि आप बिल्कुल जानते होंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। इन दोनों जो ऑर्गन्स हैं डेमोक्रेसी के, इनको अलग अलग रखा गया है जिससे कि कोई भी एक दूसरे की कार्यप्रणाली को प्रभावित न कर सके। अब हमेशा की तरह एक मुद्दा यह आता है कि मैं इस टॉपिक को डिस्कस क्यों कर रहा हूं, क्या बात है कि यह टॉपिक सुर्खियों में है। तो सिंपल एक बात है कि अभी अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है, इन्होंने रिकमेंड किया है अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम, जिनका नाम है जस्टिस एन.वी. रामन्ना। और ये होंगे हमारे देश के 48th, मतलब कि 48वें मुख्य न्यायाधीश। इनका टेन्योर स्टार्ट होगा अप्रैल 24, 2021 से। 24 अप्रैल 2021 से इनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने चलते चलते जो भी आपको लास्ट में पॉइंट्स बताए हैं, दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज द करंट अफेयर्स। इफ यू आर गोइंग टू टेक एनी एग्जामिनेशंस एट प्रेजेंट, जस्ट मेक अ पॉइंट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, ओके। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड कोई भी डायनामिक स्टैटिक पोर्शन मैंने छोड़ा नहीं है, ये आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है और आप अगर नहीं कर पाते हैं, जो कि सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक बार ये वीडियो ढंग से देखने की जरूरत है। अब हम मौजूद हैं इस पूरे वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, प्रीलिम्स एंड मेंस हिंट्स। तो देखिए यहां पर आपके लिए हिंट है अबाउट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, अपॉइंटमेंट के बारे में बिल्कुल डिस्कस कर ही लिया है। रिमूवल की छोटी सी हिंट ये दे देता हूं, एक इंपीचमेंट वर्ड होता है, मतलब कि महाभियोग। आप इसकी प्रक्रिया को पूरा पढ़ सकते हैं अपने प्रीलिम्स एंड मेंस को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा आर्टिकल 124 एंड 126, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दोज आर्टिकल्स ड्यूरिंग द वीडियो। अपार्ट फ्रॉम दिस, डिफरेंसेस बिटवीन CJI एंड द SC जजेस अपॉइंटमेंट, ये भी मैंने बिल्कुल की डिफरेंसेस में डिस्कस कर लिया है। और यहां पर मेंस के लिए एक क्वेश्चन बनता है, क्रिटिकली एनालाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इन इंडिया, हाउ कैन द प्रोसेस बी मेड
मोर ट्रांसपेरेंट। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्वालिटी वाइज क्वेश्चन है, आपको ये आना चाहिए। अगर आपने इतने क्वेश्चंस को कर लिया तो प्रीलिम्स एंड मेंस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल क्लियर कर देंगे। हाँ, थोड़ा सा रिमूवल के बारे में एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो आने वाले टॉपिक्स में, आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में मैं इन्हें भी डिस्कस कर दूंगा। तो फाइनली ये था एवरीथिंग अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित सारी बातें मैंने आपको बता दी। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए हॉट टॉपिक के साथ। तब तक वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए व शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए माय लीगल कोड ई लर्निंग। थैंक्स, गुड लक एंड बाय बाय।